हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। तो पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में लघु और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत देने वाली सब्सिडी योजना की घोषणा की है। ये पहल जिला उद्योग केंद्र की ओर से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को आर्थिक मजबूती देना है। मुख्य तथ्य यह है कि पात्र उद्यमियों को मशीनरी खरीद, यूनिट विस्तार और नए प्रोजेक्ट शुरू करने पर सरकारी अनुदान दिया जाएगा, जिससे उनकी लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। मऊ क्षेत्र लंबे समय से पावलूम और कुटीर उद्योगों के लिए जाना जाता है, लेकिन पूंजी की कमी और बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण कई यूनिट्स धीमी पड़ गई थी। अब प्रशासन का दावा है कि इस स्कीम के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी एक्टिव किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी और जिले की अर्थव्यवस्था को स्थिर आधार मिलेगा। और वहीं ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के चीनी निर्यात पर भी दिखने लगा है। 3 मार्च 2026 को जारी रिपोर्ट्स में बताया गया कि पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने से समुद्री मार्गों और व्यापारिक आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। मुख्य तथ्य यह है कि भारत से मध्य पूर्व के देशों को होने वाला चीनी निर्यात अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है, जिससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी। भारत दुनिया के बड़े चीनी उत्पादकों में गिना जाता है और हाल के वर्षों में निर्यात के जरिए किसानों और मिलों को अच्छा लाभ मिला था। लेकिन मौजूदा हालात में यदि शिफ्टमेंट धीमे होते हैं तो घरेलू बाजार में कीमतों पर नियंत्रण की संभावना बढ़ सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति अल्पकालिक हो सकती है, पर सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हित सुरक्षित रहें। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए 4 मार्च 2026 को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स करीब 1700 अंकों से अधिक टूट गया और निफ्टी 24,400 के नीचे फिसल गया। मुख्य वजहों में वैश्विक बाजारों की कमजोरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक तनाव को जिम्मेदार माना गया है। बीते कुछ हफ्तों से बाजार में अस्थिरता देखी जा रही थी, लेकिन आज की गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि छोटे निवेशकों के लिए ये दिन चुनौतीपूर्ण रहा और मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी कमी दर्ज की गई। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बैंक के बाहर लंबी कतारों में खड़े लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 10 बजे से लाइन में लगे कई ग्राहकों को शाम 5 बजे तक भी अपनी बारी नहीं मिल पाई। मुख्य समस्या कैश की कमी और सर्वर की धीमी स्पीड बताई जा रही है, जिससे लेन देन की प्रक्रिया प्रभावित हुई। ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं की सीमित संख्या के कारण पहले से ही दबाव बना रहता है और महीने की शुरुआत में भीड़ और बढ़ जाती है। ग्राहकों ने आरोप लगाया कि समय पर पर्याप्त नकदी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बैंक प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कैश सप्लाई सामान्य की जाएगी और अतिरिक्त स्टाफ तैनात कर स्थिति सुधारी जाएगी। और एक और बड़ा अपडेट, मध्य पूर्व संकट के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष उड़ानों की तैयारी शुरू कर दी है। 4 मार्च 2026 को विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी निकासी की जाएगी। मुख्य तथ्य यह है कि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों का डेटा एकत्र किया जा रहा है और दूतावास लगातार संपर्क में है। इससे पहले भी संघर्ष की स्थितियों में भारत ने सफलतापूर्वक अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के अभियान चलाए हैं। सरकार का कहना है कि हालात पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और एयरलाइंस के साथ समन्वय बनाकर स्पेशल फ्लाइट्स तैयार रखी गई हैं। कुल मिलाकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्वी तट मार्ग पर 3 विशेष ट्रेनों को नियमित सेवाओं में शामिल करने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। यह निर्णय ओडिशा के भुवनेश्वर से जारी किया गया है और इसका उद्देश्य उत्तरी तथा तटीय ओडिशा के मुख्य शहरों के बीच रेल संपर्क को मजबूत बनाना है। मुख्य तथ्य यह है कि जिन ट्रेनों को अब नियमित कर दिया गया है उनमें शालीमार भांसपुर विशेष, बारीपदा पुरी और अन्य ट्रेनें शामिल हैं, जो पहले अल्पकालिक सेवाओं के रूप में चल रही थी लेकिन अब पूरे साल के लिए यात्रियों की सेवा देंगी। रेल नेटवर्क में इन नियमित सेवाओं का जोड़ उन यात्रियों के लिए राहत भरा है जो अक्सर भुवनेश्वर, पुरी, बारीपदा और कोलकाता के बीच सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक गंतव्यों के लिए यात्रा करते हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन नियमित प्रस्थानों से टिकट उपलब्धता बेहतर होगी, यात्रियों को स्थिरता मिलेगी और ओडिशा के आर्थिक केंद्रों में आवागमन आसान होगा। इस पहल की पृष्ठभूमि में यात्रियों की बढ़ती मांग और पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि ट्रेनों की संख्या में विस्तार करके क्षमता को और बढ़ाया जा सके। ट्रेन नियमित होने के बाद यात्रियों को अपने महीने भर पहले से योजना बनाकर यात्रा करने का अवसर मिलेगा और रेल सेवा का उपयोग और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। और वहीं मध्य पूर्व संकट के बीच एक और गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें नाटो के हवाई और मिसाइल रक्षा तंत्र ने ईरान से तुर्की की ओर बढ़ रहे एक बैलिस्टिक मिसाइल को पूर्वी भूमध्य सागर में नष्ट कर दिया है। ये कदम 4 मार्च 2026 को लिया गया और यह पहली बार है जब नाटो के सदस्य तुर्की को इस संघर्ष में सीधे शामिल स्थिति का सामना करना पड़ा है।
तुर्की के रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार यह मिसाइल सीरिया और इराक के बाद तुर्की के हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी, लेकिन नाटो की रक्षा प्रणालियों ने उसे समय रहते निष्क्रिय कर दिया। घटना में किसी प्रकार की हानि या घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन ये संकेत है कि विस्फोटक संघर्ष अब सीमाओं के पार फैला जा सकता है और गठबंधन देशों के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। तुर्की और नाटो ने सभी पक्षों को चेतावनी दी है कि वे ऐसे किसी भी कदम से बचे जो क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दे, और साथ ही आवश्यक सुरक्षा उपायों को पूरी दृढ़ता के साथ लागू करने का आश्वासन दिया है। विश्लेषकों के अनुसार यह घटना ये स्पष्ट करती है कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ती संघर्ष स्थितियां अब अन्य देशों को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती हैं। 65,000 12वीं पास छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण में देरी और संपर्क की कठिनाइयों के कारण बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस योजना के तहत योग्यता प्राप्त छात्राओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी है, लेकिन लाखों छात्राओं का पता नहीं चल पाने की वजह से बिहार के हेडमास्टर उनकी खोज में लगे हुए हैं। मुख्य तथ्य यह है कि छात्राओं की सूची उपलब्ध होने के बावजूद स्कूलों और शिक्षा विभाग को उनसे संपर्क स्थापित करने में कठिनाइयां आ रही हैं, जिससे उनका पंजीकरण समय पर नहीं हो पाया और छात्रवृत्ति अटका हुआ है। इस स्थिति का असर न केवल छात्राओं पर पड़ रहा है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में देरी और प्रशासनिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है, जिसे सुचारू रूप से निपटाने की आवश्यकता है। पिछले वर्षों में भी बिहार में छात्रवृत्ति के मामले में डेटा सत्यापन और तकनीकी मुद्दों की वजह से कई छात्रों की छात्रवृत्ति अटकती रही है, जो इस समस्या की व्यापकता को दर्शाता है। शिक्षा विभाग अब अतिरिक्त समय देकर पंजीकरण पूरा करने का प्रयास कर रहा है ताकि इन छात्राओं को मिलने वाला आर्थिक लाभ रोक न पाए। सरकार और जांच अधिकारी इस दिशा में काम कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार की देरी को कैसे रोका जाए ताकि लाभार्थी सीधे अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकें। और वहीं मध्य पूर्व के तनाव के बीच रूस ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा जताई है तथा रूस भारतीय ऊर्जा सुरक्षा की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। ये प्रस्ताव विशेष रूप से उस स्थिति में आया है जहां गल्फ क्षेत्र से ऊर्जा की आपूर्ति में संभावित व्यवधान का खतरा देखा जा रहा है, जिससे भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं प्रभावित हो सकती हैं। मुख्य तथ्य यह है कि रूस ने ऊर्जा आपूर्ति के विकल्पों को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है, जिससे भारत को तेल और गैस की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, विशेषकर तब जब हिंद महासागर मार्ग से गुजरने वाली आपूर्ति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे पहले भी रूस और भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा भागीदारी के कई पहलुओं पर चर्चा हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सहयोग भारत की ऊर्जा विविधता को और अधिक मजबूत करेगा और वैश्विक तेल बाजार में उतार चढ़ाव से निपटने में मदद करेगा। सरकार का कहना है कि भारत के पास वर्तमान में कुछ समय के लिए फ्यूल और तेल का भंडार सुरक्षित है, लेकिन जोखिमों से निपटने के लिए वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों को रखना आवश्यक है। इस रणनीति के तहत भारत विश्व ऊर्जा बाजार के उतार चढ़ाव के खिलाफ अपनी स्थिरता बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। ईरान की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब मध्य पूर्व पहले से ही गंभीर तनाव से गुजर रहा है। मुख्य तथ्य यह है कि मुज्तबा मौजूदा सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के पुत्र हैं और लंबे समय से सत्ता के अंदरूनी ढांचे में प्रभावशाली माने जाते रहे हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सर्वोच्च संवैधानिक और धार्मिक अधिकार वाला पद होता है, जो सेना, न्यायपालिका और नीतिगत फैसलों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह खबर आधिकारिक रूप से पुष्टि होती है तो यह ईरान की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। कुल मिलाकर इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका असर क्षेत्रीय और वैश्विक समीकरणों पर पड़ सकता है। और वहीं हॉर्मुज़ जलमरुमध्य के पास भारत की समुद्री तैयारियों को मजबूत करते हुए भारतीय नौसेना ने अपने अत्याधुनिक युद्धपोत INS सूरत को तैनात कर दिया है। ये कदम उस समय उठाया गया है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। मुख्य तथ्य यह है कि यह युद्धपोत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। हॉर्मुज़ जलमरुमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का महत्वपूर्ण मार्ग है और भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए भी रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। नौसेना सूत्रों के अनुसार जहाज पर उन्नत मिसाइल सिस्टम और निगरानी उपकरण मौजूद हैं, जिससे किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सकता है। इस तैनाती से स्पष्ट संकेत है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और समुद्री सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के तहत 21,997 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 9 मार्च कर दी है। यह निर्णय अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्य तथ्य यह है कि इच्छुक उम्मीदवार अब विस्तारित समय सीमा तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। ग्रुप डी के पदों में ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर और अन्य तकनीकी श्रेणियां शामिल हैं, जिनके लिए देश भर से बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं। पिछले दिनों समय पर दबाव और तकनीकी कारणों से कई उम्मीदवार समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। अब अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के 2 गांवों में पुरानी रंजिश ने अचानक तनाव का रूप ले लिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग की घटनाएं सामने आईं। मुख्य तथ्य यह है कि विवाद ने देखते ही देखते हिंसक मोड़ ले लिया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये झगड़ा पहले भी कई बार उभर चुका था,
लेकिन इस बार स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। देखिए दोस्तों, एक तो उन्नाव जिले में होली के दौरान पुलिस पर पथराव की घटना सामने आई, जिसमें उपद्रवियों ने एक वाहन को पलटकर खाई में धकेल दिया। मुख्य तथ्य यह है कि त्योहार के दौरान मामूली कहासुनी ने अचानक उग्र रूप ले लिया और हालात बिगड़ गए। पुलिस के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। होली जैसे त्योहारों पर पहले भी कुछ स्थानों पर असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, अलीगढ़ में होली मनाने के बहाने कुछ बदमाश एक कारोबारी के घर में घुस गए और लाखों रुपए के जेवर तथा नकदी लेकर फरार हो गए। मुख्य तथ्य यह है कि आरोपियों ने पहले रंग लगाने के नाम पर दरवाजा खुलवाया और फिर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर जांच शुरू की गई। त्योहारों के दौरान इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत बताती हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। होली के रंगों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फूलों से होली खेलते हुए बयान दिया कि केवल कपड़े पहन लेने से कोई योगी नहीं बन जाता, और यह टिप्पणी उन्होंने योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर की है। मुख्य तथ्य यह है कि अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ होली खेलते हुए ये कथन दिया कि सच्चे नेता वही हैं जो जनता की सेवा करते हैं और वास्तविक योग्यता रखते हैं, न कि केवल बाहरी रूप से पहचान बनाकर। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह संदेश आगामी चुनावों और राजनीतिक वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए दिया गया लगता है, जहां दोनों पार्टियों के बीच तीखी टक्कर बनी हुई है। होली के अवसर पर यह बयान नागरिकों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है और विभिन्न राजनीतिक वर्ग इसका अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है और बयानों का अध्ययन कर रहे विशेषज्ञ इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। इस बयान के साथ ही अखिलेश यादव ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और शांति एवं भाईचारे का संदेश भी दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी में ने होली के अवसर पर यह कहा कि जहां अशांति होती है वहां उत्साह नहीं होता, और जहां भारत में शांति है वहां लोग खुशी से होली मना रहे हैं। मुख्य तथ्य यह है कि उन्होंने सामाजिक सद्भाव, एकता और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा देने का संदेश दिया और कहा कि यह त्योहार भाईचारे का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि सभी एक दूसरे के साथ प्रेम और आपसी सम्मान के साथ त्योहार मनाएं और समाज को विभाजित न होने दें। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है और कानून व्यवस्था को सर्वोपरि मान रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह संदेश सामाजिक सौहार्द और शांतिपूर्ण उत्सव का ध्यान रखते हुए दिया गया है, ताकि हर वर्ग उत्साह से त्योहार मना सके। उन्होंने साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में त्योहारी सीजन में किसी प्रकार की अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाएगा। और वहीं बिहार में पुलिस विभाग ने 2026 के लिए कांस्टेबल भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें युवाओं के लिए बड़ी सरकारी नौकरी का अवसर खुला है। मुख्य तथ्य यह है कि उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि, योग्यता, आयु सीमा तथा शारीरिक मापदंडों की सभी विस्तृत जानकारियां आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ये भर्ती विभिन्न ड्यूटी पदों के लिए है, जिसमें इच्छुक उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा तथा मेडिकल टेस्ट पास करना आवश्यक होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भर्ती उन युवा उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो सरकारी सेवा में शामिल होना चाहते हैं और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देना चाहते हैं। पिछले वर्षों में भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन की भारी प्रतिस्पर्धा देखी गई है। इस बार भी युवाओं ने इस मौके का भरपूर लाभ लेने की तैयारी कर रखा है। आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पूरा करना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की तकनीकी या दस्तावेजी त्रुटि के कारण उम्मीदवार बाधित न हो। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, फार्मेसी कोर्स करने वाले युवाओं के लिए 2026 में बड़ी भर्ती निकली है, जहां लगभग 550 से अधिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। मुख्य तथ्य यह है कि यह भर्तियां फार्मासिस्ट पदों पर हो रही हैं और उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव तथा पेशेवर दक्षता को ध्यान में रखकर चयन प्रक्रिया की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से योग्य युवा इस क्षेत्र में स्थिर और सम्मानजनक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जो उनकी करियर वृद्धि में सहायक होगा। पदों के लिए आवेदन कैसे करना है, अंतिम तिथि तथा आवश्यक दस्तावेजों की सूची संबंधित नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से दी गई है, ताकि उम्मीदवार समय पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। विशेषज्ञों के अनुसार फार्मेसी क्षेत्र में सरकारी नौकरी का अवसर कम मिलता है और इसलिए ये भर्ती युवा पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस अवसर को देखते हुए आवेदकों को सलाह दी जा रही है कि वे सभी शर्तों और पात्रता को ध्यान से पढ़कर ही आवेदन करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशिष्ट समाचार या अपडेट के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी